नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है बहुत ही कमाल का वीडियो है। जी हाँ, क्योंकि आपने जिस वीडियो पे क्लिक किया है ये हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नौकरी में आया हुआ पूरा साइंस हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और आप खुद सोच के देखिए, अगर नौकरी में आया हुआ पूरा साइंस है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। परमाणु की संरचना भी चल रहा है, आज डे 8 है। किसी भी एग्जाम में जहाँ साइंस पूछे जाते हैं, समझिए परमाणु की संरचना से यदि क्वेश्चन आएगा तो जो इस क्लासेज में पढ़ाए जाएंगे उसी में से आएंगे। जी हाँ, तो इसी विश्वास के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और आज से नहीं 2009 से ही मैं क्लासेज़ ले रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। यानी कि 15 सालों का एक्सपीरियंस है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप हमसे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ये दूसरी फैक्टर है कि आप हमसे पढ़ सकते हैं। तीसरी ये है कि हम हमारे यहाँ से ढेर सारे बच्चे निकल चुके हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं और आज अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ये बिलीव करना चाहिए कि हमसे पढ़ के आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग आ सकता है। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत हमें करना है हुंड का नियम। हुंड्स लॉ जो बोलते हैं वहाँ से हमें आज शुरुआत करनी है। तो बस शांति से अभी से समझना प्रारंभ करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले कहता है हुंड का नियम। और बीटल में थोड़ा-सा अपना रिज़ॉल्यूशन बढ़ा लेंगे, ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि थोड़ा छोटा-छोटा लिखा हुआ है। मैं थोड़ा-सा बड़ा और साइज़ कर दे रहा हूँ। हाँ, आइए, हुंड का नियम ऑर्बिटल में, मतलब जो ऑर्बिट होते हैं, आपने ऑर्बिट को मैं समझाया था, ऐसे करके जो ऑर्बिट होते हैं, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, तो वही कह रहा है हुंड का जो नियम है वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के यु पेयर्ड मतलब युग्मित होने के संबंध में है। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में सर्वप्रथम एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का युग्म यानी पेयर तभी होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं हो तथा ऑर्बिटल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण या स्पाइन वाले होते हैं। अभी क्या है ये यहाँ समझिए। हुन के नियम के अनुसार परमाणु के ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, कार्बन अगर 6 है तो ध्यान दीजिएगा, एक अप डायरेक्शन में और एक डाउन डायरेक्शन में, 2 हो गए, फिर एक अप डायरेक्शन फिर डाउन डायरेक्शन, तो इसमें 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए। तो एक 1s फिर 1s, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, 1s, इसमें 2s हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 3 कॉलम बना। तो पहले अप डायरेक्शन में आएंगे। अब आप कहेंगे कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, पहले एस आते हैं फिर एस फिर पी। अभी कई किस आधार पे आते हैं ये आगे हम लोग फार्मूला भी देखेंगे। नाइट्रोजन में 7 है तो देखिए इसमें 2 है इसमें 2 है, ध्यान रखिएगा ये दोनों मैच कर रहा होगा। देखिए इन दोनों में मैं थोड़ा हटा कर बताता हूँ। देखिए यहाँ भी 1s था 1s था 2s था 2s था, 2p के बाद यहाँ भी 2p है। आप कहेंगे सर 2p है, नीचे देखिए ज़रा, यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 3 है अभी, यानी जब तक ये पूरा खल नहीं भरते हैं तब तक आगे नहीं स्टार्ट होता। अभी क्या है इसको समझना है हम लोग को। आगे कहा जा रहा है कि हुंड के नियम को उच्चतम गुणांक गुणन का नियम यानी लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी भी कहा जाता है। अफबाउ सिद्धांत क्या है, अफबाउस प्रिंसिपल, उसको समझते हैं। अब धीरे धीरे इसे समझेंगे तब वो आसानी से पिछल का समझ में आ जाएगा। अफबाउ का एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक एक करके जोड़ना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश अफबाउ सिद्धांत के अनुसार होता है। अफबाउ सिद्धांत निम्नलिखित नियमों पर आधारित है। सबसे पहला कह रहा है नियम कि जिस सब सेल का n+1 का मान न्यूनतम होता है पहले इलेक्ट्रॉन उसी में प्रवेश कर जाता है। 2 नंबर नियम कहता है जब 2 सब सेलों के लिए n+1 का मान एक ही रहता है तब इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में प्रवेश करेंगे जिसके लिए n का मान कम होगा। जैसे अफबाउ सिद्धांत के आधार पर सब सेल का ऊर्जा स्तर निम्नलिखित क्रम में होते हैं, जैसे 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s 3p 4s फिर मैं थोड़ा सा नीचे ही तीर रखता हूँ, 4s फिर 3d फिर 4p 5s 4d 5p 6s। अब ये कैसे ये लिखा गया, अब आपके मन में तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए इसे समझते हैं लिखने का तरीका। कहा जा रहा है कि अफबाउ सिद्धांत के आधार पर सब सेलों में इलेक्ट्रॉन की सावर क्रम निम्न रूप से दर्शाया जाता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक कॉलम बनाइए, एक कॉलम बनाइए जिसमें 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s तक लिख लीजिए और भी आगे लिख सकते हैं क्योंकि एक डाटा देना है यहाँ पे। फिर पहला को छोड़ दीजिए 1s को, फिर 2p 3p फिर 4p 5p 6p 7p फिर यहाँ 2p भी छोड़ दीजिए, फिर 3d 4, समझ रहे हैं। और फिर यहाँ पे उसी तरह f। अच्छा आप कहेंगे सर इसके नीचे लिखा जा सकता है, तो जी हाँ लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि 8s तक लिए तो ये तिरछा लाइनिंग ऐसे ऐसे चलता है तो हमको कितना तक जरूरत पड़ेगा, 5f तक ही जरूरत पड़ेगा। आगे आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब इसमें सीक्वेंस कैसे चलेगा, तो ये एक तरीका है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ पे 1s से स्टार्ट हुआ, फिर ये आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर कुछ तो था नहीं तो फिर रिटर्न 2s पर आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, फिर 2p हो जाएगा, और 2p से 3s पर आएगा, फिर 3p पे जाएगा। ये सीक्वेंस चलता रहेगा। एरो को फॉलो करना है, मैं एक बार खुद से बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, एक सेकंड दे दीजिए मुझे, मैं इसको कौन सा कलर ले लूँ, चलिए रेड से ही बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, रेड नहीं लेता हूँ, येलो लेता हूँ। देखिए यहाँ से ऐसे एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ अब देखिए ज़रा, मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, 1s से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, नहीं मतलब माफ़ी चाहते हैं, ये बीच से जाता है, ऐसे आएगा, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे चलता है गाड़ी, ये ऐसे, अभी समझ में आएगा, यहाँ लिखा जाएगा तब। देखिए यहाँ पे कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे लिखा जाएगा अभी जो भी आप सीखे अफवाह का नियम। किसी परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक की सजावट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विविध प्रकार से लिखकर प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे पहले कहता कक्षा के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बेरी सिद्धांत पर आधारित होता है। जैसे KLMN ये बताया था मैंने, जैसे सोडियम का लिखना है तो के सब सेल जो होते हैं उसमें 2 रह सकते हैं, एल में 8 रह सकते हैं, उसके बाद बच्चा से आगे चला गया एम में। उसके बाद क्लोरीन का है तो फिर 2, 8 और 7 तो 17 हो गए। जैसे 11 था सोडियम का, Na का, फिर कैल्शियम का उसी तरह देखेंगे तो 10, 10, 18 हो गया कैल्शियम का। जिंक का देखेंगे तो इसमें 18, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, 28 या 30 हो गया जिंक का। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उप कक्षा सब सेल के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कैसे, जैसे कैल्शियम का कार्बन का लिखना है तो देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं। अफवाह का नियम यहाँ लग जाएगा, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p स्क्वायर। फिर कैल्शियम का कह रहा है 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6 और 4s स्क्वायर। अब कहेंगे कैसे हो रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, घबराइए मत, आप आपको समझाने का कोशिश मैं करूँगा। यहाँ पे आइए, नीचे आई थिंक मिल जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संख्यात्मक 1, 2, 3 कक्षा होता है। ये जो 1, 2, 3, 4 आप देख रहे हैं, ये जो साइड में लिखा गया है, 1, 1 है, इसमें 2, 2 है, यानी पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन बता रहा है, दूसरा कक्षा में, तीसरा कक्षा में, ठीक है। जैसे 1 बराबर K होता है, 2 बराबर L हुआ, 3 बराबर M, 4 बराबर L होता है। अभाव सिद्धांत में लिखे गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कुछ अपवाद भी है। प्रमुख अपवाद निम्नलिखित है, जैसे क्रोमियम का 3d4, 4s स्क्वायर। अभाव सिद्धांत के अनुसार बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए, वास्तविक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 और 4s1 होता है। कॉपर का उसी तरह है, सोना का भी है, और सॉरी चांदी सोना का है, मतलब चांदी का है, Au सोना का है, तो उसका भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो ये दिखाया गया है। नीचे का रहा अर्धभरा, क्या भाई, अर्धभरा तथा पूर्ण भरा ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है, वे अधिक अस्थायी होते हैं, जिसके कारण S1 और S1 और S2, D5 और D10, F7 और F14 जो अर्ध या पूर्ण भरा है अधिक अस्थायी होता है। यहाँ क्या करा है कि अर्ध भरा तथा पूर्ण भरा ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है, वे अधिक अस्थायी होते हैं अगर देखा जाए। यहाँ पे दिया गया निष्क्रिय गैस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निष्क्रिय गैस के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। जैसे सोडियम की बात करें तो Ne3S1, L की बात करें आर्गन की तरह 4S1, क्रोमियम की बात करें तो आर्गन की तरह 3S5 और 4S1। क्लियर कर नहीं रहा है कैसे लिखना है, एक सेकंड रुक जाइएगा, मुझे लगता है खुद से लिख के बताना पड़ेगा। संयोजी एवं कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस और कोर इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के महत्वपूर्ण कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्नलिखित है। जैसे मैग्नीशियम की बात करें 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर और 2p6 और 3s स्क्वायर। यहाँ पे बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, ये जो सर पे लिखा रहता है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, मतलब कक्षा 3 में S का 2 है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया तो जो पीछे होगा, तो पावर जोड़िए ज़रा, मतलब इतना का पावर जोड़िए, यहाँ से लेके यहाँ तक का पावर जोड़िए, तो आप जोड़ेंगे 6 है पावर P का, S 2 जगह 2 2 है, तो 6 2 8 2 10। तो देखिए कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो गया इधर, है ना, कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, और जो बाह्यतम कक्षा वाला है स्क्वायर 2 हो गया। उस तरह एक और समझ लीजिए इसको, मैं थोड़ा बड़ा साइज करके समझाता हूँ।
उसी तरह यहाँ पे देखेंगे जब आप, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा 1s² 2s², 2p6। ये जो पावर है वो इलेक्ट्रॉन का संख्या, यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन। तो 12वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन कैसे जानेंगे, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या जानेंगे, तो ये जो पीछे का है ये दोनों आपको 12वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, ये अंदर में 10 फिर से। अच्छा, अब आप कैसे कहेंगे, सोच रहे होंगे यहाँ पे आप कि सर यहाँ पे तो आपने 1 को लिया, मतलब सिर्फ आपने इसको लिया, ये 2 को, यहाँ पे 5 को क्यों नहीं लिया, ये 2 को क्यों ले लिया आपने। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे होता क्या है कि जो कक्षा होता है, कक्षा का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि सब ऐसे होता है, 1 2 3 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। इस अब फार्मूला होता है 2n²। तो पहला कक्षा में जखनी 1 यहाँ डालिएगा तो स्क्वायर करके निकालिएगा तो 2, यानी ये में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है पहला वाला में, और उसके बाद यहाँ जब 2 डालिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें 8 रह सकता है, और उसके बाद वाला में कितना रह सकता है, तो यहाँ पे 3 डाली तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 में 18 रह सकता है। अब देखिए ये जो लास्ट वाला इसमें गड़बड़ी हो रहा था, तो उसे समझाने का हम प्रयत्न करते हैं, जरा गौर कीजिएगा, मेरी बात समझ में आ जाएगा। जैसे पहला तो 2 रह सकता है, कहेंगे जी सर 2 रह सकता है, तो देखिए पहला में 2 चला गया, दूसरा में 8 रह सकता है, तो ये दोनों 8 चला गया, 6 व 2 वाला। अब आप कहेंगे सर लास्ट वाला में, ये तीसरा में तो 18 तक जा सकता है, तो नहीं, एक नियम है कि ये में 8 ही रहेगा, उसके बाद फिर चौथा स्टार्ट हो जाएगा, ये जो इसके बाद वाला होगा इसमें स्टार्ट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि 8 से जैसे ही एक्स्ट्रा होगा तो फिर अगला में चला जाएगा, और फिर अगला में जब 8 से ऊपर जाएगा तो फिर बैक में आएंगे, 18 इसमें पूरेगा। बात समझ में आया, नहीं 8 अधिक से अधिक रहेगा, लेकिन जब अगला में जाने लगेगा, अगला में 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बैक में आके पूरा करेगा। अब उसी तरह यहाँ पे समझिएगा जरा, अब ये जो 18 वाला है, इसी 18 वाला में ये 7 जा रहा है। बात समझ में आया, क्योंकि 8 तक कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि उस समय तक कोर इलेक्ट्रॉन के अंदर काउंट करते हैं जो कि अक्रिय गैस तैयार करता है। मतलब कोई भी अक्रिय गैस जिसको नोबेल गैस बोलते हैं उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेता है, या तो बाहर में 2 हो या 8 हो। तो यहाँ पे 8 है, तो 8 के अलावा एक्स्ट्रा में यहाँ क्या जा रहा है, 18 तक रह सकता है, लेकिन जा कितना रहा है इसमें, तो 7 ही जा रहा है, इसीलिए इसमें ही 7 हुआ। इसलिए इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन था 7 था, अंदर में कोर 10 था, ऐसे करके समझना होगा। अब थोड़ा बैक में आता हूँ मैं, चूँकि यहाँ पर ही ये कैसे लिखा गया है, एक सबसे बड़ा सवाल है, ये कैसे लिखा गया है। तो देखिए कार्बन का 6 होता है, ठीक है, यहाँ से देखिए, ये याद रखिए जरा, ये बात याद रखिए, कार्बन का 6 अभी याद किए थे। चाहे सोडियम से लीजिए ना, सोडियम का होता है 2, 8 और 1 11 होता है, और क्लोरीन का होता है 17। तो 11 और 17, चलिए आइए ऊपर लिखते हैं। ये जो है ना डायग्राम, इस डायग्राम से आप लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे आपने अभी सोडियम का देखा, तो आप कहेंगे सोडियम का सर हमने देखा 11 और हमने क्लोरीन का देखा 17। तो देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहले 1s लिखेंगे, s में 2 रहता है, ध्यान रखिएगा, तो 1s² हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद जब तीर आगे बढ़ा तो 2s पर आया, तो 2s², फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 11 में से 4 जा चुका है। अब देखिए उसका p आएगा, तो 2p6, p में 6 तक रहेंगे। बात समझ में आया, तो 6 4 10 हो गए हैं। अब अगला क्या आएगा, तो s आएगा, तो 3s1 हो जाएगा। अब कहेंगे 3s1 कैसे, तो देखो s में 2 तक तो जा सकता है, लेकिन हमको ज़रूरत 2 का नहीं है, क्योंकि 11 पुराना है। तो 1s आपने ये वाला ऊपर वाला लिखा, फिर 2s लिखा, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आया, p वाला हमने 6 लिया, लेकिन जैसे 3s में आया तो 3s1 हम लेंगे। 3s1 क्यों लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि हमको अब 11 ही पुराना है, पीछे 10 हो चुका था, तो 11 ऐसे करके हम सोडियम का लिखेंगे। आप जब सोडियम का कहीं लिखा देखेंगे तो ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा, कहीं लिखा गया है नहीं, सोडियम का नहीं, कैल्शियम का लिखा गया है, और कार्बन का। अब कार्बन का लिख के दिखा देता हूँ, कार्बन का 6 होता है ना, आइए इससे 6 का लिखते हैं कार्बन का। चूँकि कार्बन का 6 होता है तो हम 6 पुराने जा रहे हैं, तो पहले 1s² लिखाएगा, 2 हो गया, फिर इसका लिखने के बाद तीर यहाँ पर आया है, तो 2s² 4 हो गया, और उसके बाद p लिखेंगे, तो 2p6 होता है, बट हम 6 नहीं लेंगे क्योंकि 10 हो जाएगा, हमको 6 तक ही रहना है। बात समझ में आया, तो अभी हम क्या करेंगे आपको पता है, हम सिर्फ 2p और 2 2 4 हो गया ना, तो p का 2 ही लेंगे, यानी कि 1s², 2s², 2p²। आइए यहाँ देखते हैं कि इतना था क्या, देखिए था ना 2p² तक। अच्छा सर इतना आसान सिस्टम है। अच्छा कैल्शियम का कितना है, जोड़ के देखते हैं, पावर जोड़िए कैल्शियम का, यहाँ 2, यहाँ 6, 6 व 2 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18 और 2 20, कैल्शियम का 20 हुआ ना। आइए हम लिख के दिखाते हैं आपको 20 कैसे लिखा जाएगा, यही डायग्राम से लिखाता रहेगा। तो हमने एक सेकेंड यार, एक सेकेंड,
एक सेकेंड बस हो गया। हाँ देखिए कैल्शियम का हमने देखा कितना 20। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1s², 2 हो गए। चलिए अब 18 और लिखना है, फिर लिखेंगे 2s², 4 हो गए। p लिखेंगे यहाँ से, तीर पर खाली ध्यान रखना है 2p, एक सेकेंड 2p6 लिखेंगे क्योंकि p पर 6 रह सकता है। 6 2 8 2 10 हो गए। अभी हमको और 10 जाना है। उसके बाद अगला आएगा 3s, तो 3s² लिखेंगे। फिर उसके बाद जाएगा 3p6 लिखेंगे। तो देखिए 6 6 12 13 14 15 16 17 18 तक हो गए। 18 के आगे जाना है। अब कहाँ तक लिख लिए, 3p तक लिख लिए। अब 3 के p के बाद 4s पर आएगा तो 4s2 आ जाएगा। बात समझ में आया? इसी तरह बस आपको लिखते जाना है। आपको 20 पुर गया, आपका काम हो गया। तो मुझे लगता है ये लिखने आपको आ गया। ये चीज़ नहीं दिया गया था इसमें, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे बताना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे दोस्त थ्योरी ख़त्म होता है, ठीक है। थ्योरी इतना ही था इसमें, ये लास्ट थ्योरी था चूँकि बैलेंस समझ गए। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल कि इसके ऑब्जेक्टिव करते हैं। अब देखिएगा जो लोग भी थ्योरी पढ़े थे वो ऑब्जेक्टिव कितना गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो आइए फटाफट अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। कमर कस लीजिए और शुरू करिए। आंसर आपको पहले देने हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परमाणु का मौलिक कण है? परमाणु का मौलिक कण इनमें से सभी हो जाएगा। तीनों कण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों हैं। अगला जवाब दीजिए जरा। 2 नंबर क्वेश्चन का तेजी में करेंगे थोड़ा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्व के परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं, सही बात है। हाइड्रोजन तत्वों में अपवाद है, इसके परमाणु में 2 ही मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, एकदम सही है। दोनों का दोनों बात सही है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ लागू है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी? सबसे पहले किसको खोजा गया था? तो आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, उसके बाद प्रोटॉन, तब न्यूट्रॉन खोजा गया था। जैसे नाम इसका लिया जाता है वैसा ही खोजा भी गया था। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुआ? सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया? तो आप कहेंगे जे थॉमसन थे, टॉमसन, उन्होंने ही पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, निगेटिव बात बताना है। तो मैं निगेटिव काट दे रहा हूँ, सही वाला आप पकड़ लीजिए। तो ये लास्ट वाला गलत है, तो इसको भूल जाइए। अब आइए जो सही है उसको पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं, सही बात है, चक्कर लगाते रहते हैं। विभिन्न तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ये भी सही बात है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, ये भी सही बात है। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया गया। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किस व्यक्ति ने किया? तो 6 का जवाब क्या दीजिए? R.A. मिल्टन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, इसको R.A. मिल्टन ने बताया था। एकदम तेजी में बढ़िया से जवाब देते चलिए, मुझे मजा आ जाएगा आपके साथ। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान कितना होता है? अब ये मान बताना है आपको। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, इस पर मान होता है पहला नंबर -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। -1, अच्छा प्लस क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कैथोड किरणों से संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? एक ही सत्य है, मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए जरा। डी नंबर कह रहा है कि वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित नहीं होते हैं। कैथोड किरण के बारे में कहा जाता है। ये सब नंबर उठवाने वाला है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। पहला करा कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। अगला कहता है एनोड किरणें, देखिए कैथोड इलेक्ट्रॉन का बना होता है। एनोड सिर्फ एनोड याद रखिए, कैथोड खुद याद रखा। एनोड ए से ऐड मतलब प्लस, यानी एनोड जो होता है वो प्रोटॉन का बना होता है और कैथोड इलेक्ट्रॉन का बना होता है। और कैनाल किरण भी इसको कहा जाता है। तो दोनों इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। 9 का आपका क्या हो जाएगा? 9 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए जरा। निम्नलिखित मौलिक कणों में किसका द्रव्यमान सबसे कम है? सबसे कम द्रव्यमान वाला कौन है? तो इलेक्ट्रॉन ही है, ध्यान रखिएगा। 11 कह रहा है कि परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु के संबंध में विचार किसने दिया? एकदम सही जवाब है, मतलब ये सही कथन है, किसने कहा से आपको सिर्फ बताना है। तो आप कहेंगे जे टॉमसन ने यह बात कहा था। परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु का संरचना मॉडल किसने विकसित किया? तो आप क्या जवाब देंगे? नील बोहर एवं रदरफोर्ड ने विकसित किया है। 13 नंबर क्वेश्चन, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर हल्का अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ? ये सारे चीज हुए थे। बात समझ में आया? कह रहा अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग में बिना विचलित के निकल गए। इससे पता चला कि उसके अंदर क्या है? खाली जगह है।
हुए धातु के पन्नी के पार करके निकल गया। करा कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हुआ, इससे पता चला कि वो टकरा के इधर उधर गया। अब बहुत ही कम अल्फा कण धातु के पन्नी से टकराकर अपनी मार्ग में पुनः वापस लौट आया। ये तीनों घटना हुआ था। परमाणु का नाभिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? नाभिक का मॉडल किसने दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे सर रदरफोर्ड साहब ने दिया। रदरफोर्ड ने क्या किया? परमाणु के नाभिक मॉडल का जवाब दिया उन्होंने, रदरफोर्ड। निम्नलिखित में से किसने परमाणु संरचना जानने हेतु रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा निकले अल्फा कणों के सोने के पत्थर स्वर्ण फाइल पर प्रहार किया था? तो 15 का जवाब क्या हो जाएगा? ए, रदरफोर्ड ने ऐसा किया था। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? सेंटर कौन बताया था नाभिक के बारे में? तो आप कहेंगे रदरफोर्ड साहब ने ही बताया था। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन किरणों की सहायता से किया था? तभी थोड़ा देर पहले ही हमने देखा किस किरण का, तो अल्फा कण का प्रयोग करके उन्होंने किया था, अल्फा किरण से पता किया था। निम्नलिखित में से कण आवेशहीन अथवा उदासीन कण है? तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर, तभी तो परमाणु को विद्युत उदासीन कहा जाता है। बस इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान डैश के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा ये किसके बराबर होता है? तो 20 का जवाब देंगे, ये प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन है उससे 1/1 1838 इतना जो है गुना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निगेटिव पर ध्यान दीजिए। तो मैं गलत काट दे रहा हूँ, सही वाला पढ़ लीजिए। तो ये 2 नंबर गलत है। इलेक्ट्रॉन का जे टॉमसन सही है, न्यूट्रॉन का चैडविक ये भी सही है, पॉजिट्रॉन का एडरसन ये भी सही है। इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु विद्युत उदासीन होता पहला सही है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है। इसका बताइए इसमें क्या होगा? परमाणु संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? एक गलत है। मैं गलत वाला काट दे रहा हूँ, सही वाला को आप पकड़ लीजिए कौन सा सही है। तो आप कहेंगे सर ये वाला काट दीजिए आप, ये गलत है। सही पर ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित प्रोटॉन संख्या समान होती है, तभी तो परमाणु विद्युत उदासीन होती है। सही बात। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एडरसन। अभी थोड़ा देर पहले ही अभी हम लोग पढ़ा कि एडरसन जो है, एंडरसन, इन्होंने पॉजिट्रॉन खोजा। पॉजिट्रॉन किसका प्रकर्ण है, मतलब प्रतिकर्ण है, मतलब किसके जैसा पॉजिट्रॉन टकराता है? तो आप इसका जवाब देंगे क्या? इलेक्ट्रॉन के जैसा है। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड लगता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन आपको मारना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन नहीं, हाइड्रोजन में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 26 का क्या जवाब दीजिएगा? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन धन आवेशित कण है? धन आवेशित कौन है? तो प्रोटॉन को कहिएगा धन आवेशित कण है। अगला कहता है कक्षा सेल के ऊर्जा स्तर है, तो 28 का क्या जवाब दीजिएगा? नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। हमेशा देखिएगा जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ता जाएगा तो उसका ऊर्जा ज़्यादा होगा। इसमें ज़्यादा ऊर्जा, उससे कम ऊर्जा, सबसे कम बीच वाला में, ऐसे होता है। अगला जवाब दीजिए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 150 क्वेश्चन तक जाना है, इसलिए तेजी से करेंगे हम, बढ़िया से करेंगे हम लोग। तो 29 का जवाब क्या देंगे बताइए जरा, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके 29 के जवाब का। तो ऑलरेडी हाईलाइट करके लिखा गया था, आप कहेंगे सर सभी। करा इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा पर कूद सकता है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये भी सही बात है। जैसे अगर ऐसे बना हुआ है और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर बाहर कूदा तो ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में कूदता है तो मतलब बाहर से अंदर गमे गया, इधर गमे, तो हमेशा याद रखिएगा ऊर्जा निकलेगा। परमाणु के किस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होगी? तो देखिए इसका तरीका है KLMN, तो जो सबसे शुरू में होता है ना उसमें सबसे कम होता है, यानी कि पहला नंबर में 30 का पहला हो जाएगा, इसमें सबसे ऊर्जा कम होगा। नेक्स्ट कर रहा है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र से प्राप्त किया जाता है? 2n² से प्राप्त किया जाता है। ये सूत्र भी पूछा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं उसे रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा, एकदम सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाते हैं नील बोर ने उसे सेल कहा, क्या बात है। 32 का जवाब देंगे C, दोनों ही सही बात है। एक बंदा ने सेल कहा, एक बंदा ने ऑर्बिट कहा, क्या बात है।
किस परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन, अच्छा किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है, तो सदा धनात्मक होती है। किसी परमाणु के परिक्रम कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, तो आप जवाब क्या देंगे, सदा धनात्मक होती है। तृतीय कक्षा एम, KLM, ठीक है, तृतीय कक्षा एम है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होगी, तो ये चेक कर लेते हैं, 2n²। तो तृतीय कक्षा यहाँ 3 का स्क्वायर के 3 3 9, 9 दूनी 18, जी हाँ पहला सही हो गया। अगला जवाब दीजिए। कह रहा है कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होगी, ये भी बात सही है। बात समझ में, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। आप कहिएगा 18 तक के आप बोले सर, तो बाह्यतम कक्षा है तो 8 ही रहेगा। इसके बाद अगर कोई कक्षा बनेगा तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब इस कक्षा में आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि इसमें पहले बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट में 18 तक ही बाउंडेशन है। तो 34 का सी जवाब देंगे, दोनों सही है। आइए अब इसको देखते हैं, कक्षा के ऊर्जा का क्रम क्या है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया, ऐसे ऐसे जितने बने हुए हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले K है, L है, M है, N है, तो हमेशा क्या होगा, ऊर्जा N को सबसे ज़्यादा होगा। तो इससे पहला सही हो जाएगा, ठीक है। 35 का फर्स्ट हो जाएगा, इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ऊर्जा आगे में बढ़ता जाएगा। निम्नलिखित के किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 हो सकती है। तो देखिए फार्मूला लगाइए, एक सेकेंड रुक जाइए। फार्मूला क्या है, 2n² बराबर 32 लिख लेते हैं। 2 से काटिए 16, फिर काटेंगे रूट चढ़ाएंगे 16 पर, तो निकल के आएगा n बराबर 4। तो 4 किसका है, चौथा नंबर पे, तो पहला K है, फिर L है, फिर M है, फिर N है, तो आंसर क्या हो जाएगा, N। चौथा नंबर पे N है तो N आंसर हो जाएगा। अगला कर रहा है, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, निम्नलिखित से कौन सा है जो न्यूक्लियस को बांधे रखता है। तो 37 का जवाब आप क्या देंगे, मेसॉन। मेसॉन जो है न्यूक्लियॉन को बांधे रखता है। मेसॉन की खोजकर्ता कौन है। ऊपर में देखे थे हम लोग, पॉजिट्रॉन का हमने देखा था। अब हम लोग को अब मेसॉन के बारे में बताना है, तो इसका जवाब दीजिएगा युकावा। युकावा जो थे मेसॉन के खोजकर्ता थे, युकावा। जवाब दे जरा, जवाब दे, पढ़े पढ़े। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल से निम्न में से कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं हुआ था। एक प्राप्त नहीं हुआ था, देखते हैं क्या क्या नहीं हुआ था। यह मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु अस्थायी क्यों होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। ये सब गलत है, दोनों गलत है। 39 का क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत परंतु द्रव्यमान समान होता है। इलेक्ट्रॉन का विपरीत किसका होता है, तो आप बता ही सकते हैं, पॉजिट्रॉन। निम्नलिखित में कौन सा मूल कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत परंतु द्रव्यमान समान होता है, पॉजिट्रॉन। ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है। जी हाँ, परमाणु संख्या का संबंध है तत्व से, मिश्रण से, तत्व से हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या किसका योग है, तो याद रखिएगा प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या पूछा है ना, तो द्रव्यमान के लिए आप कहिएगा क्या क्या चीज़ का योग हो जाएगा इसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। देखिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने से भी हो सकता है, बट प्रोटॉन ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना कभी कभी ट्रांसफ़र वगैरह भी होते रहता है, इसीलिए प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है। किसी तत्व में परमाणु संख्या Z है तथा द्रव्यमान संख्या A है, उस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संख्या आपको पता है और परमाणु संख्या पता है। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाइए, यानी Z - A करिए, आंसर आ जाएगा। एक सेकंड, क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। अच्छा, द्रव्यमान संख्या A - Z करिए, हम उल्टा सोच लिए थे, मतलब द्रव्यमान संख्या सही तो है, A है, द्रव्यमान संख्या ज़्यादा होता है हमेशा, तो A में से Z को घटा दीजिए, निकल जाएगा न्यूट्रॉन का संख्या। परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, एक गलत है, तो मैं गलत बता दे रहा हूँ, सही आप पढ़ेंगे जरा। तो 35 का आप D को काट दीजिए, ये गलत है।
सही पढ़िए। किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या कही जा सकती है, सही बात है। तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, सही बात है। तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, न कि किसी आयन में, सही बात है। आयन रहेगा तो फिर वहाँ पे नहीं हो पाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल लग रहा है। एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है तथा उसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। तत्व के परमाणु संख्या कितना? बस इन दोनों को क्या कीजिए, घटा दीजिए आपस में। 23 में से 12 घटाइए, 11 आएगा क्या? तो 11 आंसर हो जाएगा 47 का, ठीक है, बी हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए ज़रा, घटा के देखिए तो कितना आएगा। द्रव्यमान संख्या 23 है तथा उसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तब द्रव्यमान संख्या से न्यूट्रॉन को घटाइए, परमाणु संख्या निकल जाएगा। कितना आएगा? 11 ही तो आएगा, गलत है। 46 का आंसर गलत दिया हुआ है, 11 होगा ए नंबर, ठीक है। द्रव्यमान संख्या से घटाइएगा तो आंसर है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, अच्छी बात है, और प्रोटॉन की संख्या 8 है। परमाणु संख्या क्या होगा? सोचिए जरा, 8 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या लमसम बराबर ही रहता है। ये लिखा गया प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो देखिए ऊपर जो लिखा जाता है और नीचे लिखा जाता है, नीचे हमेशा परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है, ऊपर परमाणु संख्या लिखा जाता है। तो अब न्यूट्रॉन पूछता था, दोनों घटा देते। एक सेकंड रुक जाइएगा जरा। ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये गड़बड़ लिखा गया, आपको पता है। यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये ऐसे लिखना चाहिए था 92 यूरेनियम 235। वो जो 35 लिखा है ना, वहाँ 235 होता। अब सही होगा। ये हो गया परमाणु संख्या, ये हो गया परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु संख्या जो था प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो हमेशा 92 आंसर होगा। इसका ए आंसर हो जाएगा। मिस प्रिंट है इस क्वेश्चन में। अब इसका जवाब दीजिए। परमाणु संख्या जेड एवं परमाणु द्रव्यमान ए के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? देखिए इसमें से जैसे ही परमाणु संख्या घटाइएगा, परमाणु संख्या जेड है ना, तो जेड ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, प्रोटॉन की भी संख्या होगा। बात समझ में आया? क्योंकि परमाणु द्रव्यमान बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ने से, ठीक है। तो इसका आंसर जेड होना चाहिए। तो 49 का आंसर क्या दीजिएगा आप? अब सी दीजिएगा। बेसिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु की द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान भी प्रदान करती है, सही बात है। परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अंकित रूप में उसकी परमाणु संख्या के बराबर होते हैं, दोनों सही है। इसमें दोनों फिर से सही है, 50 का दोनों सही है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या 8 है, उस परमाणु पर आवेश क्या होगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों कट गया तो 0। बात समझ में आया कुछ? यहाँ कह रहा है नीचे 13 है, तो ये हो गया इसका 13 जो हो गया, इसका परमाणु संख्या हो गया, ऊपर परमाणु द्रव्यमान हो गया। में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होगा? तो बात को समझिएगा, 13 ही होगा। बात समझ में आया? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है, क्योंकि आयन उयन तो कुछ कहा नहीं है। इतना लिखा हुआ है 88 Ra226 में नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या। आप देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितना होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे ही आप ऐड करेंगे तो उसका बनेगा 226। तो आप देखिए किसको जोड़ने से 226 बन जा रहा है, तो 53 का आप जवाब देंगे सी। किसको जोड़ने से सर बन जा रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो जो परमाणु संख्या वो इलेक्ट्रॉन यानी 19 आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछे तो परमाणु संख्या को ही ठोक दीजिए। ये क्वेश्चन कर रहा है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है, बहुत अच्छी बात है। इसमें परमाणु द्रव्यमान का, तो परमाणु द्रव्यमान क्या चीज़ से बना होगा? या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ा होगा, या तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जुड़ा होगा। बात समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, और उसका परमाणु संख्या 11 है। परमाणु द्रव्यमान 23, परमाणु संख्या 11, इन दोनों को घटाइए, न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1, 12 आंसर आएगा, ठीक है। सी 55 का क्या हो जाएगा दोस्त? सी। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो देखिए द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से कोई एक को हटा दीजिए, एक ही को जोड़ना है। 10 और 9 19 हो जाएगा आंसर, ठीक है। जिस ऑप्शन में 19 होगा उसको टिक कर दीजिएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो प्रोटॉन और देखिए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से कोई एक लीजिए, तो हटा दीजिए 2, ठीक है। अब आइए 2 2 दूनी 4,
आंसर क्या हो जाएगा 4। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, अच्छी बात है। इन दोनों को जोड़ देंगे 20 और 19 को, तो क्या बन जाएगा आपको पता है? ये बन जाएगा परमाणु द्रव्यमान। जोड़ दीजिए ज़रा, तो 39 आंसर हो जाएगा। 58 का क्या हो जाएगा? 39। 59 का जवाब दे दे ज़रा, बढ़िया क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, इन दोनों को घटाइए, आंसर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है फिर गलती दिया गया है, आपको पता है क्या? 29 कैसे लिख दिया? यहाँ 92 होता है, आपको पता है? नीचे 92 होता है, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे। 92 को 238 से घटाइए, आंसर आ जाएगा। मैं घटा के देखता हूँ। 238 में से 92 घटाता हूँ, 6 एक हासिल लेंगे, 9 4 13, 146 बी आंसर होगा। अब एक और बार घटा के 29 देख लेते हैं। ऐसे 29 से आ ही नहीं सकता। एक सेकंड रुक जाइएगा। 238 और 29, नीचे 9 आएगा। कोई ऑप्शन में 9 से शुरू है? नहीं है शुरू, यानी गलती प्रिंट है वहाँ पे। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन 18 और न्यूट्रॉन 20, तो इसका आप नीचे चेक करिए। जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, नीचे 18, यहाँ पे 18 है नीचे, परमाणु संख्या भी वही होगा, प्रोटॉन भी वही होगा, इलेक्ट्रॉन भी वही होगा, ध्यान रखिएगा। डी आंसर हो जाएगा आपका। 60 का क्या हो जाएगा दोस्त? 60 का डी आप आंसर दे सकते हैं। अब आपके मन में एक और आएगा कि सर अगर हम घटा के देखें, इन दोनों को घटा के देखें, इन दोनों को अगर घटाने के बाद वो प्राप्त क्या होता है? तो वो न्यूट्रॉन का संख्या प्राप्त होता है। तो घटाने पर इसमें भी 20 आ रहा है पहला वाला में, तो जी सर 20 तो आ रहा है। अगला घटा के देखते हैं, इसमें भी 20 आ रहा है, तो जी सर आ रहा है। तो कैसे होगा सर? इसमें भी 20 आ रहा है सर। अब हमको कन्फ्यूज हो गए सर कि कौन हो सकता है। तो इसका आंसर कई गो हो सकता है। बात समझ में आया? सिर्फ एक हट जाएगा इसमें से, मतलब सब आंसर हो जाएगा इसका। तो एक तरह से देखा जाए, बात समझ में आया? क्योंकि न्यूट्रॉन इन दोनों को घटाने से भी निकलता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नीचे भी होता है। लेकिन मेरा मानना है ना कि ये ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है किसी में भी, आप जानते हैं। तो नीचे यहाँ परमाणु संख्या रहता है। परमाणु संख्या क्या होता है? या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है। तो यहाँ पर जो लिखा है डी ज़्यादा मतलब अच्छा आंसर लग रहा है। परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या के 2 गुना होता है। अप्रॉक्सली होता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन परमाणु संख्या के 2 गुना। एक सेकेंड, परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या का 2 गुना होता है, ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। परमाणु संख्या लिखता तो हो भी सकता था। परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है, ये सही है। केवल 2 सही है इसमें, लगभग बराबर होता है दोनों। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, 4 AMU, और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? दोनों को घटा दीजिए, 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आइल? तो रउआ लोग कहा हाँ सर समझ में आइल। अरे घबराए के नहीं खे, वो सारा क्वेश्चन समझ में आई। इतना भी टफ ना हो खेला। थ्योरी पढ़ले बारा ना, पढ़ने बानी बढ़िया से। आज जो लोग थ्योरी ना पढ़ेलन सोचलन कि ऐसे ही गर्दा उड़ा दी, ना उड़ा पैबा, थोड़ा सा परेशानी तो झेले के पड़ी। तो चला अगला क्वेश्चन के जवाब दो। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो 63 का जवाब क्या दीजिएगा? कहिएगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिनो को किसने खोजा? 64 का जवाब दीजिए। तो आप कहिएगा पाउली ने खोजा, पाउली। अगला है, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? परमाणु भार के बारे में सबसे बढ़िया कौन है? तो 65 का आप बी पढ़ लीजिए, आंसर होगा। एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। सही बात है, जितना परमाणु उठा लीजिए सब बराबर होगा। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है, तो 66 का क्या जवाब दीजिएगा? आप कहिएगा डी सर। कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बढ़िया है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु मतलब द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। मतलब ये दोनों लगभग बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, उसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, अगर उसमें अंतर आया तो। इसमें पढ़िए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? एक निगेटिव है। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, किसी भिन्न तत्व के द्रव्यमान संख्या, ये सही बात है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी तत्व के परमाणुओं की हाँ हो सकती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है।
ये गलत बात है। किसी तत्व के सभी परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होती है, ये भी गलती है। मतलब 2 सही है 2 गलत है। क्या गजब का ऑप्शन दिया है मतलब कमाल है। आगे बढ़िए, कभी कभी हो जाता है प्रिंट। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? वाह रे वाह, बताइए क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहलाता है। उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तत्व का अच्छा लक्षण आपसे पूछ रहा है, क्या जवाब दीजिए जरा बताइए। मैं थोड़ा सा मक्खी भगाऊँ, परेशान कर रही है मेरे को। गर्मी के दिन में मक्खी भी क्या करे, शरीर पे आके बैठेगी, गुदगुदी लगाते रहेगी, है कि नहीं? तो बता रहा लोगन, देखा क्वेश्चन बा कि किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तत्व का सबसे अच्छा मौलिक लक्षण आपसे पूछ रहा है। तो 70 का जवाब देने में मजा आएगा। परमाणु क्रमांक, इससे बढ़िया कोई लक्षण है ये नहीं। इसी के आधार पर तो पूरा पीरियोडिक टेबल सजा दिया मेंडलीव साहब। तत्वों की प्रकृति को, अब मोसले साहब भी कर दिए, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है परमाणु क्रमांक के आधार पर। 71 का जवाब क्या दीजिएगा? परमाणु क्रमांक से सबसे अच्छा। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। रासायनिक प्रकृति क्या चीज़ पर निर्भर करती है? तो 72 का जवाब दीजिएगा सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। उसी के आधार पर वो बॉन्ड तो बनाती है। अरे लगता है 150 क्वेश्चन टच कर जाएंगे आप लोग, साथ थोड़ा सा दीजिए ना, थोड़ा देर बस। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करती है। रासायनिक गुण क्या चीज़ पर निर्भर करती है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ऊपर आइए। अभी हमने कहा रासायनिक प्रकृति, तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल दिए। अब कह रहा है उसका रासायनिक गुण, तनका सा बदल दिया ना। 73 का घबरा मत जाइएगा, परमाणु संख्या बोलिएगा। जब परमाणु संख्या होता, उसमें परमाणु संख्या नहीं था। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है क्या चीज़ पर? पढ़िए ऑप्शन, देखिए फिर चेंज किया थोड़ा सा। 74 का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है उसका, क्योंकि वही तो भाग लेता है। 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। देखिए समस्थानिक, स्थान समान है, यानी परमाणु संख्या समान होगा। उसका परमाणु संख्या समान हो परंतु उसका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, पहला ही आंसर हो जाएगा। 75 का पहला ही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? समस्थानिक, स्थान समान मतलब परमाणु संख्या समान हो गया, बस इतना ही ध्यान रखिए। समभारिक मतलब द्रव्यमान बराबर हो गया, परमाणु संख्या अलग अलग हो गया। समस्थानिकों परमाणु में किसकी संख्या समान नहीं होती है? समस्थानिक के परमाणु में किसकी संख्या समान नहीं होती है? बताइए जरा। 76 का आप कहेंगे न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता है। न्यूट्रॉन के आधार पर ही तो परमाणु द्रव्यमान बनता है ना। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप जोड़ते हैं तो परमाणु द्रव्यमान बनता है, और चूंकि इसका समस्थानिक है मतलब स्थान समान रहेगा, तो प्रोटॉन का संख्या समान रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगला जवाब दीजिए 77 का कह रहा है 77। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर उनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। किसका अंतर? समस्थानिक के बीच अंतर, किसका गड़बड़ी होगा वहाँ पे? तो आप कहेंगे समस्थानिक, प्रोटॉन तो समान होगा, न्यूट्रॉन में अंतर हो जाएगा। 77 का क्या कहिएगा? न्यूट्रॉन में सर अंतर होगा तभी होगा। अगला कह रहा है किसी तत्व के 2 समस्थानिक को किन गुणों में भिन्न होता है? गुण कह रहा है, समस्थानिक है, गुण पूछ रहा है, तो उसका क्या अंतर होगा? न्यूट्रॉन अलग होगा। बात समझ में आया? पढ़िए जरा 78 का ऑप्शन पढ़िए, कौन सा आंसर होगा? द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन अलग होगा, परमाणु संख्या सेम होगा। परमाणु संख्या में कोई चेंज नहीं होता, बी नहीं होगा, डी मारिएगा अच्छा से आंसर। समस्थानिक नाभिक वह नाभिक है जिसमें, अब फिर से आ गया क्वेश्चन समस्थानिक नाभिक का। अब आपके माइंड में इतना ही चलना चाहिए, प्रोटॉन अलग होगा, द्रव्यमान संख्या उसका अलग होगा, लेकिन परमाणु संख्या समान होगा। पढ़ के देखिए कौन सा सबसे सटीक बैठ रहा है। प्रोटॉन की संख्या वही होती है, ठीक है, परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। यही बात तो मैं बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन अलग होता है, प्रोटॉन समान रहता है, तभी तो उसका परमाणु संख्या समान होता है। समस्थानिक में समान रासायनिक गुण होते हैं, भिन्न भौतिक गुण होते हैं। अब भौतिक गुण समान तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। अब बताइए जरा 80 का जवाब। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 80 का क्या हो जाएगा कि समान रासायनिक गुण होते हैं, अभिन्न भौतिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण समान होंगे समस्थानिक का, लेकिन भौतिक गुण बदल जाते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। समस्थानिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, सही बात है। समभारिक, अब देखिए समभारिक आ गया, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, भी सही है, दोनों इसका सही है, क्योंकि प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा तभी तो समभारिक होगा। कह रहा है किसी तत्व के बे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, अब इसमें देखिए परमाणु संख्या इस बार भिन्न भिन्न होती है, उसे समभारिक कहा जाता है, ठीक है। 82 का क्या जवाब दीजिएगा? सर बी में मारिए ना सर, बी सही हो जाएगा, बी को मार दीजिए, जान से मार दीजिए।
कह रहा है निम्नलिखित में से संभारिक नहीं है, संभारिक नहीं है। अब देखिए नीचे में रहता परमाणु संख्या, तो समस्थानिक जब भी कहे ना समस्थानिक तो नीचे बराबर होना चाहिए, संभारिक नहीं है तो ऊपर बराबर, जिसमें देखिए 116 116 ये है, 54 54 है, 40 40 16। एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड दीजिएगा। समभारिक नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। इसका कुछ ऑप्शन मुझे गड़बड़ लग रहा है, बात समझ में आपको आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समभारिक नहीं है? डिफिनीशन के आधार पर देखें तो समभारिक का डिफिनीशन हम लोग जान रहे हैं, उस समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि समस्थानिक, समस्थानिक में समान स्थान होगा, यानी परमाणु संख्या बराबर होगा, यानी नीचे बराबर होगा। समभारिक यानी ऊपर हमेशा बराबर हो जाएगा। यहाँ डी भी थोड़ा दूसरे लग रहा है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कुछ गड़बड़ है। 8 16 और 8 17 और 8 18, नीचे सब में 8 है, यानी समस्थानिक हो जाएगा, सबका स्थान बराबर है। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? कौन ऐसा चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा समस्थानिक पाया जाता है? तो याद रखना है इसको, पोलेनियम का सबसे ज़्यादा समस्थानिक पाया जाता है। पोलेनियम के कितने समस्थानिक आ भी गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। ऐसे तो सब पूछा हुआ है, लेकिन ये कई बार फ्रीक्वेंटली पूछा गया। तो 87 का जवाब दीजिएगा आप 27। पोलोनियम के कितने समस्थानिक है? 27। समान परमाणु संख्या, देखिए परमाणु संख्या समान हो गया ना, समस्थानिक हो जाएगा, परंतु भिन्न परमाणु भार वाले तत्व क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहला जाएंगे, क्योंकि समान है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या समान क्या कहलाएगा? न्यूट्रॉन जैसे ही समान हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन समान हो जाएंगे तो समस्थानिक फिर से हो जाएंगे। 89 का क्या जवाब हो जाएगा? एक सेकेंड, न्यूट्रॉन का संख्या सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन की संख्या समान तो सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक वे है जिसमें, अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग हल्का सा लगाना पड़ेगा आपको। परमाणु संख्या से रिलेटेड अब पूछ दिया है, तो इसका जवाब आप देते समय ये कह दीजिए, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। इसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों बदल जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या समान होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन का संख्या निकालने का तरीका बताते हैं कि ऊपर नीचे इन दोनों को घटाना रहेगा, इन दोनों को। तो आप घटा के देखिए, पहला में जब घटाएंगे आप इन दोनों को, तो देखिए कि क्या दोनों समान आया। यदि आया तो सम न्यूट्रॉनिक है। यहाँ पे देखिए 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 4 गया 4, ये समस्थानिक हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया। 16 में से 32 गया 16 और 31 में से 15 गया 16, ये भी सम न्यूट्रॉनिक हो गया, पहला भी बराबर आ गया, यानी तीनों जो है इसमें सम न्यूट्रॉनिक हो गया। आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर आइसोटोन मतलब न्यूट्रॉन, समान संख्या के न्यूट्रॉन, आइसोटोन उसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत बताइए। तो 93 का आप जवाब देंगे कि सर इसमें ये गलत है, हटा दीजिए इसको और सही को पढ़िए। सर, समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है। तो कई बार पढ़े हमने, समस्थानिकों के नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही बात है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनका द्रव्यमान समान होता है समभारिक कहलाते हैं, सही बात। 94 का पढ़िए और जवाब दीजिए मुझे जरा। एक सेकेंड, 94 आ गया। वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, अब न्यूट्रॉन समान है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। 94 का ये ना कहिएगा, सम न्यूट्रॉनिक। अच्छा, इसको आपस में घटा के देखिए, 15 और 31 घटाएंगे 16 आएगा और 30 में ही जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों घटाने पर बराबर आ रहा है। पहला पढ़ते हैं, समभारिक तत्व के परमाणु के नाभिक के प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन का संख्या बदल गया तो समस्थानिक हो जाएगा, वो समस्थानिक हो जाएगा।
नहीं, समस्थानिक नहीं, संभारिक हो जाएगा। सही जवाब है पहला। संभारिक के सब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल समान होते हैं। संभारिक के, हाँ सही जवाब है, दोनों सही है। 96 का आप क्या कहेंगे? दोनों सर सही है। कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग होता है, अब ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। तो ये कहाँ होता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, ये तो पुराने सामान के बारे में। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का ना चट्टान की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म का जानने हेतु किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? अब ना आया है क्वेश्चन, अब कहिएगा इसका सर लगा दीजिए आप कार्बन। देखिए 100 लगाने वाले हैं हम लोग, 150 तक जाएंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? रक्त कैंसर पता करने के लिए किस आइसोटोप का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो आप कहिएगा कोबाल्ट 60 का सर, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं हम लोग। कोबाल्ट 60 जो होता है आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में उपयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कौन सा इसमें से निकलता है? तो आपके गामा किरणें निकलता है सर, गामा किरणें। रक्त परिसंचरण, अब देख रहे हैं यूज भी हम लोग जान रहे हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सब बायोलॉजी का क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं आप। तो आप कहिएगा सर 102 का सर आप मारिए ए नंबर, सोडियम 24, सोडियम के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। उसी तरह घेंघा का करा, घेंघा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो 103 का कहिएगा सर, बहुत आसान है सर, आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर का पता लगाने तो किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो कहिएगा सर ट्यूमर का पता आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है, आर्सेनिक 74 का। ये सब क्वेश्चन को एकदम दिल से लगा लीजिए। बे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या इलेक्ट्रॉन समान हो गया? समस्थानिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन समान तो समस्थानिक। 100, अच्छा एक मिनट, सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ऑप्शन जब सम इलेक्ट्रॉनिक है तो सम इलेक्ट्रॉनिक ही मार सकते हैं हम। Al+ के किसके साथ इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब किसके जैसा ये मैच करता है? तो 106 का आप जवाब दीजिएगा सर, फ्लोरीन निगेटिव के जैसा मैच करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है? इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर जिसमें है से आपसे पूछ रहा है। तो 107 का आप जवाब दीजिएगा डी, कैल्शियम 2+ और सल्फर 2-। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में विद्यमान होते हैं। अब एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या विद्यमान होते हैं? तो 108 का जवाब दीजिएगा, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? न्यूक्लियन नहीं है आपको बताना है। तो 109 का आप कहेंगे सर, सी भी इलेक्ट्रॉन और जी पॉजिट्रॉन दोनों क्या है? न्यूक्लियन नहीं है। ये दोनों न्यूक्लियस में नहीं रहता, इसीलिए न्यूक्लियन नहीं है कहा जा रहा है। अगला आ रहा है कि क्वांटम संख्या जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन कक्षा की औसत दूरी तथा इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करता है, बताइए जरा। 110 का जवाब क्या दीजिएगा? आप कहिएगा सर मुख्य क्वांटम संख्या कहलाता है। आज के क्लास में ये चीज़ पर नहीं, इससे पहले वाला में ही पढ़े थे, माफ़ी चाहते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करें। कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कारण उत्पन्न ऊर्जा की माप किस क्वांटम संख्या से किया जा सकता है? तो कहिएगा बहुत आसान है सर, दिगंशी क्वांटम संख्या से किया जा सकता है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास को दिशा निर्दिष्ट करता है, इसको क्या जवाब दीजिएगा? तो कहिएगा सर इसको हम कहेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या कह सकते हैं। जीमन इफेक्ट की व्याख्या करने हेतु किस क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है? तो आप कहिएगा सर बहुत आसान है, इसको कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या m। रासायनिक तत्व अणुओं के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो 114 का आप कहिएगा सर ए हो जाएगा, अभिविन्यास से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। पहला कह रहा है मुख्य क्वांटम संख्या कक्षाओं की ऊर्जा तथा आकार बताती है, तो जी बताती है। दिगंशी क्वांटम संख्या उपकक्षाओं के रूप को बताती है, भी बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकक्षाओं की दिशा को भी बताती है, भी बताती है। तीनों सही है। परमाणु के एम सेल में कौन से सबसेल उपस्थित नहीं हो सकते हैं? तो देखिए KLM 3 नंबर पे आता है, तो SPD, बात समझ में आया? ऐसे करके आप पता कर सकते हैं। तो 116 का आप जवाब दीजिएगा, F नहीं होगा, SPD हो सकता है लेकिन F नहीं हो सकता है। KLM तो SPD। S ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो 117 का जवाब दीजिएगा, गोलाकार होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। K सेल की ऊर्जा न्यूनतम होती है, सही बात है, सबसे पहला होता है। F सब सेल की ऊर्जा महत्तम होती है। KLMN SPDF चूँकि सबसे लास्ट में होती है, तो आई थिंक 118 का आप कह सकते हैं
दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है? एस का 2 सही है, एस पी का ये गलत है, क्योंकि पी का 6 होता है, ये आपसे पूछ रहा था। तो 119 का क्या कहिएगा? बी गलत है, डी में 10 और एफ में 14 सही है। पी उपसेल में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है? एस पी 2 नंबर पे आता है, तो जितना नंबर पे आता है उतना ही होता है। तो 120 का जवाब कितना दीजिएगा? एक सेकेंड, पी उपसेल में ऑर्बिटलों की संख्या कितना है? एस पी डी एफ, एक सेकेंड रुक जाइएगा जरा। पी उपसेल में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी? एस पी 120 का 3 होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट मुझे लग रहा है 3 होना चाहिए। जरा इसे आप सर्च कीजिएगा तो नेट पे। दिगंशी क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। अब क्या बताता है दिगंशी? अभी ऊपर में क्वेश्चन आया था, आप कहिएगा। कक्षाओं को कोणीय संवेग को बताता है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो 122 का जवाब दीजिएगा, पाउली से संबंधित है सर ये। आइए, पॉली की अपमार्जक सिद्धांत के निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष प्राप्त होता है? एक सही है, मैं उसको बता रहा हूँ, आप पढ़िए जरा। इसमें तीनों सही दे दिया है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होगा, सही बात है। किसी कक्षा में सब सेलों की संख्या कक्षा की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। सब सेल उतना ही होगा जितना क्वांटम संख्या होता है। एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन दोनों के चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, ये भी सही बात है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होते हैं तब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्ष समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। तो 124 का आप कहेंगे सर ये हुंड का नियम कहलाता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के पथ के लिए दीर्घ वृत्ताकार कक्षीयों की कल्पना करते हुए बोहर सिद्धांत में सुधार किया था? तो 125 का आप कहेंगे सर वो थे सोमरफील्ड थे, उन्होंने ही किया था। मुख्य क्वांटम संख्या संबंधित है। मुख्य क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? तो 126 का कहिएगा सर सब सेल का अभिविन्यास से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया था। सब सेल में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश किस सिद्धांत या नियम के अनुसार होता है? इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, सब सेल में कैसे होता है? तो 128 का कहिएगा सर अफबाउ के नियम के हिसाब से होता है। आज ही क्लास में देखे हैं। निम्नलिखित में विचार कीजिए, जिस सब सेल के लिए n+1 का मान न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करता है। तो 129 का आप जवाब दीजिएगा कि जी सर ये सही है। यह अफबाउ के नियम, देखिए नीचे भी लिखा हुआ अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार है। जब 2 सब सेल के लिए n+1 का मान 1 ही रहता है तब इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम होता है। अफबाउ का दोनों नियम यहाँ पे लिख दिया है। अगला कह रहा है कि एक परमाणु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिभाषित किया जा सकता है, किससे प्रभावित किया जा सकता है? तो आप कहिएगा सर उपरोक्त सभी से किया जाता है, अफबाउ, हुंड और पाउली के नियम तीनों से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? कौन सा संभव नहीं है से आपसे पूछा जा रहा है। तो 131 का आप कहेंगे सर ये वाला संभव नहीं है। 1s², 2s², 2p6, 2d10 और 2s², ये संभव नहीं है। ये तीनों संभव है। अब क्यों नहीं है ऊपर में हम थ्योरी में समझाते हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि पीडी परमाणु संख्या 46 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। मतलब पहले KR दे दिया, KR के बाद क्या होगा? तो ये तो वही बात हो गया कि KR का आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तब आप बना पाएंगे इसको। मतलब परमाणु संख्या इसका पता होना चाहिए। 132 का आप कहेंगे पहला ही सही हो जाएगा। अगला करा 1s², 2s², 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 6 4 10 किसका पूर्ण रहा है से आपसे पूछना था। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, तो वो भी हो सकता है। तो सोडियम तो हो ही सकता है, जहाँ भी सोडियम प्लस होगा वहाँ होगा, सोडियम शिफ्ट नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। डी तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सोडियम का 11 होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 10 पूरेगा। तो 133 का कहिएगा सर बी नंबर, क्योंकि Ne का भी 10 होता है और 10 का तो यहाँ दिया ही हुआ है, लेकिन सोडियम का 11 होता है, लेकिन एक निकल चुका है प्लस लगने का कारण, तो ये भी उसी के जैसा हो जाएगा। अगला कह रहा है कि K परमाणु संख्या परमाणु संख्या 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो किसके जैसा होगा, सोचिए जरा और जवाब दीजिए। 134 का कहिएगा कि सर आर्गन और +4s1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से
कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है, सोडियम का पूछ रहा है। तो 10 पुराना है तो 2 और 8 होगा, उसके बाद कितना डालिएगा, सॉरी 11 होता है सोडियम का, पहला ही आंसर हो जाएगा 135 का। एक सेकंड रुक जाइएगा, न्यू सोडियम का आयन पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 10 पुराना होगा, 11 होता है लेकिन आयन जब लगता है तो 1 इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा बी होगा, पहला नहीं होगा, माफी चाहते हैं, बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्लोरीन आयन की है। अच्छा, क्लोरीन का आयन पूछ रहा है, क्लोरीन का टोटल 17 होता है तो 1 निकल जाएगा उसमें से, तो आ जाएगा आंसर क्या, डी हो जाएगा। 10 और 6 16 रह जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूछ रहा है, 137 का जवाब दीजिए तो आप कहिएगा 283 हो जाएगा। 13 पुराना है, नीचे देखिए 13 लिखा हुआ है, वही है पुराना, नीचे परमाणु संख्या रहता है, इसीलिए परमाणु संख्या 20 वाले पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो पहले होगा 2, फिर होगा 8, तो 10 हो गया, और फिर 8 और फिर 2, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 138 का बी पर चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ सिद्धांत के अनुसार नहीं होता है। अफबाउ में क्या गड़बड़ी है, तो तीनों का गड़बड़ी है, ये सही है। 139 का डी कहिएगा, क्रोमियम, ये तीनों का मतलब हो जाएगा इसमें। नाभिक का साइज होता है, नाभिक का साइज होता है, बताइए, क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो आप कहिएगा पहला 10 के बाद -15 सेंटीमीटर के करीब आपका क्या होता है। सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो बाहर में देखिए 1 होता है सोडियम का, अंदर में 10 होता है, क्योंकि 2 और 8 10 होता है। एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो एल्युमिनियम का बताइए 142 का, तो आप कहेंगे 3 होता है। नीचे दिया 1s² 2s² इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, आपसे पूछ रहा है, तो 143 का कहिएगा कॉपर प्लस का है, क्योंकि लास्ट में 1 एक इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा हुआ है। कहा जा रहा है अगला कि एक इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम, एक इलेक्ट्रॉन जो सर्वप्रथम है, तो क्या कहिएगा, एस सब सेल भरेगा, सही बात है। 1s², यहाँ भी तो एस से स्टार्ट हुआ है ना, 1s², 2s², 2p6, 3s1 का निरूपण निम्नलिखित में किसकी किया जा सकता है, किसके जैसा है, तो 145 का आप जवाब क्या दीजिएगा, पहला Ne और 3s1। अगला कर रहा है क्लोरीन माइनस, क्लोरीन आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 146 का क्या जवाब दीजिएगा, 8 होगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 निकल चुका है इसमें से। निम्नलिखित तत्वों में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 होता है, यानी कि 8 और 10 4 14, 14 किसका है बताइए आपको, तो 147 का क्या जवाब दीजिएगा, सिलिकॉन होता है। 14 नंबर पे क्या होता है, सिलिकॉन होता है। अगला जवाब दीजिए, M++ या M2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है तथा परमाणु संख्या 56 है, इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब आपसे पूछ रहा है, देख रहे हैं कितना टेक्निकली क्वेश्चन कर रहा है। तो आप देखिए ज़रा, ये पहले ऐड कीजिए और साथ में 2 यहाँ से निकल चुका है तो 2 और ऐड कर दीजिए और उसका 56 में से घटाइए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10 24 25 26, 26 घटाइए, 26 घटाइए 30 आएगा ना, 148 का आपका हो जाएगा 30। दिमाग लगा के दे रहा है। पहला करा सोडियम एल्यूमिनियम फास्फोरस तथा क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो 149 का कहिएगा सही जवाब है। ठीक है, और सोडियम एल्यूमिनियम फास्फोरस तथा क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये गलत है, पहला सही था। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का करते हैं। मज़ा आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आपको, दिल खुश हो गया होगा आज के सेशन में। थ्योरी भी हुआ और 150 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 1 घंटा 3 मिनट शायद हुआ, 4 मिनट। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो संयोजी के बाहर वाला होता है 2, तो 150 का क्या जवाब दीजिएगा 2। यहाँ पे दोस्त हमने इसको कंप्लीट किया। इसके बाद का जो सेशन हम लोग का आएगा वो हम लोग करेंगे कौन सा चैप्टर, तो 4 नंबर चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक बंधन। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा सेशन पसंद आया, आपको लगा कि हाँ हमने वो काम की बातें की है, और मैं बता दूं दोस्त, ये सारे एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है जो बिना एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको मेरे पर थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा। मैं वो चीज़ ला रहा हूँ आप सोच भी नहीं सकते। बात समझ में आ रही है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। सोचिए ना, 1 घंटा के अंदर 150 क्वेश्चन थ्योरी भी पढ़ना, ये नॉर्मल बात नहीं है दोस्त। 20 25 15 क्वेश्चन में तो लोग 1 घंटा का सेशन लेते हैं, एक क्वेश्चन करके लाते हैं, परे रहते हैं एक क्वेश्चन में। अरे दोस्त, उससे कुछ नहीं होता है। एक क्वेश्चन को हम पूरा तीर खींचते रहे, थोड़ा इधर की बातें थोड़ा उधर की बातें करते रहे, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। माय डियर फ्रेंड, आपको थोड़ा सा बातों को समझना, सीरियस लेना होगा, अपने समय का कीमत समझना होगा। आपको सिर्फ टू दी पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। और आप लास्ट तक मेरे को सुन रहे हैं तो इतना ही रिक्वेस्ट मेरा रहेगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो पढ़ा रहा हो पढ़ते रहिए, गारंटी है बहुत जल्दी आपको नौकरी लगेगा। यदि कोई आपका सुझाव है, आप कमेंट्स में जरूर है मुझे बताइए। कोई भी चीज़ आप बताना चाहते हैं या कोई भी चीज़ क्लास लेना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब लिया हूँ, मैं आपको दिलाऊंगा, इस बात का मेरा गारंटी है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।